दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं भारत के संविधान के प्रस्तावना के विषय में चर्चा करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसका क्या महत्व है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका भारतीय संविधान में क्या स्थान है, इस विषय में चर्चा करूंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के जो प्रमुख वाद थे इस संदर्भ में प्रस्तावना में आए थे कि किस वाद के संदर्भ में प्रस्तावना के विषय में क्या कहा गया था, उसके विषय में भी चर्चा करूंगा। दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विषय में मैं बात को आगे बढ़ाऊं, इसके पहले मैं आपको इसकी प्रस्तावना ही पहले बता दूं। और ये प्रस्तावना उद्देशिका संविधान का जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और भारतीय संविधान की व्याख्या इसमें पूरी तरह से समाहित है। इसके विषय में बात करने के लिए हमको पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका क्या है यह जान लें, फिर इसके विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रस्तावना और उसके जुड़े हुए सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। इसके अलावा इससे जुड़े हुए एसएससी से लेकर रेलवे से लेकर सिविल सर्विस तक एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा, और प्रीलिम्स या मेंस में आपको लिखने के लिए जो नोट्स बनाने हैं, जो आप इसके लिए एक व्यवस्थित आपके पास नोट्स मटेरियल हो भारतीय संविधान के विषय में, प्रस्तावना के विषय में, उसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो उपयोगी लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों अब मैं प्रस्तावना क्या है उसको बताकर उसके विषय में फिर आगे बात करूँगा। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में जो लिया गया है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है, जो उसकी प्रस्तावना है, उसमें जो बातें कही गई हैं उसका विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वह जो उसकी भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे संविधान को यह बताने
समझने के लिए कि उसकी क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, इस विषय में जानना है तो पहले भारत के संविधान की उद्देशिका को जानना जरूरी है। और यह उद्देशिका भारतीय संविधान को समझने का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है, इस पे जो महत्वपूर्ण बात सबसे पहले आती है कि यह संविधान का भाग है या नहीं है। दोस्तों, इस विषय में पहला वाद चंपकई द्वैराजन वाद में था, जिसमें कोर्ट का डिसीजन आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन बेरुबारीवाद 1960 में कहा गया कि संविधान का भाग, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। यानी चंपकई द्वैराजन मामले में और बेरुबारीवाद में, दोनों में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। यह प्रश्न कभी कभी आपके पेपर में आता है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। जनरली यह क्वेश्चन बेरुबारीवाद के विषय में आता है कि किस वाद में कहा गया। तो यह आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यह वनडे एग्ज़ाम से लेकर सिविल सर्विस के एग्ज़ाम तक में यह प्रश्न आ चुका है और आता रहता है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। यह संविधान का भाग है। इसके अलावा एस.आर. बोम्मईवाद एक था, जो तत्कालीन समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उनके संदर्भ में 1994 में एक वाद आया, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। दोस्तों, प्रस्तावना में संविधान का क्या मूल मंतव्य है, क्या आदर्श है, उसके विषय में चर्चा की गई है। अब यह जानना भी जरूरी है कि प्रस्तावना को संविधान सभा में किसने रखा था। संविधान सभा के सदस्य भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव संविधान सभा में रखा उद्देशिका का, जिसके विषय में विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकार किया गया। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इसे जो प्रस्तावना के अंतिम में कहा गया है कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी भारतीय संविधान सभा द्वारा जो यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, इसकी शुरुआत 13 दिसंबर 1946 को रखी गई। इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को, और यह पूर्ण रूप से अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। यानी यह प्रस्तावना की पूर्णता 26 नवंबर 1949 को हुई। हम भारत के लोग, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, यह प्रस्तावना में कहा गया, उद्देशिका में कहा गया है। इसमें जो संविधान सभा के सदस्य लोग हैं, उनका ये मानना था कि जो संविधान हम भारत के लोग शब्द है, इससे यह पता चलता है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है, जो इसकी शक्ति है, वो भारत की जनता में निहित है। दोस्तों, यह जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि इसमें किन बिंदुओं पर हमने बात किया। एक, यह संविधान का भाग है या नहीं है, संविधान सभा में यह प्रस्ताव किसने रखा, और इस प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति किसमें निहित है, किसके द्वारा की गई है। तो यह भारत की जनता में निहित है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं उसका स्वरूप क्या है उसके विषय में आप जान लीजिए। उसमें कहा गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब हम एक एक शब्दों को देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो प्रस्तावना में कहा गया है उसका मतलब क्या है। ये आपके एग्जाम में आता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है प्रभुसत्ता की दृष्टि से भारत देश आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से स्वतंत्र है। इसके ऊपर अन्य किसी देश का या अन्य किसी का कोई नियंत्रण नहीं है और उसके माध्यम से यहाँ पर कोई नीति नहीं बनाई जाएगी। भारतीय संविधान के अनुसार ही भारत देश में कार्य होगा। यहाँ की सरकार उसी के अनुसार काम करेगी। दूसरी बात, समाजवादी। समाजवादी का तात्पर्य है कि भारत की सरकार समाजवादी होगी। समाजवादी का तात्पर्य है कि समाज के लोगों का पूर्ण ध्यान रखेगी। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे पीडीएस सिस्टम है। पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत आप राशन की दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज मिलता है, सबको सबका कार्ड बनता है, आप देखे होंगे। इसके अलावा जैसे सरकार की कोई योजना आती है, सरकारी हॉस्पिटलों में आपको दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, उसका एक नियम है, उसी के तहत सब प्राप्त होता है। यह समाजवादी व्यवस्था को ही स्पष्ट करती है। लेकिन अगर आप यूरोप के संदर्भ में देखें तो वहाँ पे कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो वर्ग संघर्ष की बात करती है। वह समाज में गरीब तबके के, निचले तबके के लोगों के लिए सुरक्षा की बात करती है। लेकिन भारत की समाजवादी व्यवस्था पूर्णतः समाज को एक सिस्टम में लाने की बात करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1991 के बाद जब एलपीजी सिस्टम लागू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें यह समाजवादी व्यवस्था को भी भारतीय संविधान में जो दिया गया है उसको लगातार अडॉप्ट करने का प्रयास सरकार का रहता है। यद्यपि अब वह व्यवस्था पूरी तरीके से काम समाजवादी नहीं करती है, लेकिन जो हमारे देश की प्रस्तावना है, हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उसी को व्यक्त करती है कि जैसे आपने हाल ही में देखा होगा, कोरोना टीका भारत में सबको मुफ्त लगा। यह एक समाजवादी व्यवस्था का ही कार्य है। हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में कहा गया है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का कहने का तात्पर्य है कि भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन भारत देश धर्म विरोधी भी नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को समान आदर सरकार देती है, चाहे आप हिंदू धर्म मानते हो, चाहे मुस्लिम धर्म मानते हो, चाहे ईसाई धर्म मानते हो, या अन्य कोई धर्म मानते हो, या कोई भी धर्म नहीं मानते, आपकी अपनी विचारधारा है, तो उसको पूर्ण सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यह सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भावना रखता है। लोकतांत्रिक, भारत का संविधान पूर्णतः लोकतांत्रिक है, भारत की सरकार पूर्णतः लोकतांत्रिक है, यानी यहाँ पर सभी को शासन सत्ता में भाग लेने का बराबर अधिकार है। जिसे जनता चुनती है वही सरकार में कार्य करता है। इसी संदर्भ में लिंकन का जो कथन है वह भावना व्यक्त होती है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। यह भारतीय संविधान की मूलभूत अवधारणा है। मूलभूत बातें जो प्रस्तावना में कही गई हैं उसका तात्पर्य है। आपके पेपर में यह प्रश्न आता है कभी कभी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या तात्पर्य है, समाजवादी का क्या तात्पर्य है, पंथ निरपेक्ष का क्या तात्पर्य है, लोकतांत्रिक का क्या तात्पर्य है।
लोकतांत्रिक गणराज्य यानी भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का तात्पर्य है कि यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं होगा, यानी राजा का बेटा राजा नहीं होगा। यहाँ धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई शासक नहीं बनेगा। यहाँ पर शासक बनने के लिए व्यक्ति को चुनाव में भाग लेना पड़ता है। जनता द्वारा वो जो चुना जाता है उसे ही शासन सत्ता में भाग लेने का अधिकार होता है। यद्यपि भारत में जो सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति है, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति पर आधारित है, न कि प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, लेकिन भारत देश बड़ा है, यहाँ की जनता, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सिस्टम भारतीय संविधान में अपनाया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पॉइंट पे आप पूर्णतः ध्यान रखिएगा, और यह आपके पेपर में प्रश्न आता है, और आपको एक एक पॉइंट पर प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना है, उसका स्वरूप आपको हमने बताया। अब मैं उसके उद्देश्य के विषय में चर्चा करूँगा। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में बात की गई है कि भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है, उसमें कहा गया है प्रस्तावना में कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 न्याय की बात की गई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपके पेपर में प्रश्न आता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय, लेकिन आप ध्यान रखिएगा और यह क्रम को भी ध्यान रखिएगा। सामाजिक पहले है, उसके बाद आर्थिक है, उसके बाद राजनीतिक है। यानी भारत में सबको सामाजिक समानता प्राप्त है, समाज में सभी लोग बराबर है, किसी को भी धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, सबको समाज में विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे, आर्थिक दृष्टि से सब समान रहेंगे। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये आर्थिक शब्द जो है नीति निर्देशक तत्व में भी प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 38 में नीति निर्देशक तत्व में भी आर्थिक बात की गई है। एक बार सिविल में एक प्रश्न आया था कि किस अनुच्छेद को आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है, तो वह नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 38 होता है, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में आपसे करेंगे जब नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के क्षेत्र में सभी को समान मानने की बात की गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में बात कही गई है, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ सभी को अपने विचार व्यक्त करने का, अपने विश्वास और धर्म, जो उनकी हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, उसको व्यक्त करने का समान अवसर दिया जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता आर्टिकल 21 में कहा गया है, वह यहाँ पे व्यक्त होता है। विचार, अव्यक्त विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो बात कही गई है, संविधान की मूलभूत अवधारणाओं को व्यक्त करती है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात की गई है, वह फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया शब्द है, जो कहा गया है कि सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए था, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। यह शब्द स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, जो बंधुत्व शब्द है, वह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, और यह हमारी संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, इसमें क्या बातें होंगी, इसका क्या मोटिव है। देखिए, मूल कर्तव्य के 51 में भी बंधुत्व की बात की गई है,
आपसी भाईचारा की बात की गई है, सभी के लिए समान अवसर की बात की गई है। यह भारतीय संविधान के मूलभूत उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। उसके बाद अंतिम में देखेंगे 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका तात्पर्य ये है कि 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्तावना अंगीकार की गई, लागू की गई और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा यह भारत की जनता को, जो वहाँ पे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो स्वयं को समर्पित की गई। अब आपने प्रस्तावना में दिए गए सभी बिंदुओं के विषय में पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा कि एक एक शब्द का क्या तात्पर्य है और भारतीय संविधान वेत्ताओं ने जिन शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है वो क्यों महत्वपूर्ण है और उनका संविधान के लिए क्या महत्व है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या उसका महत्व है, उसके विषय में भारतीय संविधान सभा में जो बात की गई और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, इस विषय पर हम आपको काफ़ी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दिए हैं। लेकिन इसमें कुछ मत थे जो संविधान वेत्ताओं द्वारा दिए गए। कभी कभी आपके पेपर में प्रश्न आता है और भारतीय संविधान की प्रासंगिकता को भी व्यक्त करता है, उसके विषय में मैं चर्चा करूँगा। संविधान सभा के सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। संविधान जो है हमारे देश के दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह महत्वपूर्ण बात है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि संविधान हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस ने स्वतंत्र भारत की कल्पना की, उसको व्यक्त करता है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना है और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये दो बातें आप ध्यान दीजिएगा कि संविधान, प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। यहाँ पे कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं क्लियर कर दूं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 जो मौलिक अधिकार के संदर्भ में, रिट के संदर्भ में है, उसको उन्होंने संविधान का हृदय कहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि वो मौलिक अधिकार के संदर्भ में है, वो संविधान का हृदय है भारत के मौलिक अधिकार के संदर्भ में, लेकिन अगर कहा जाए कि भारत की पूर्ण संविधान का हृदय क्या है, आत्मा क्या है, तो वह प्रस्तावना है। के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, उन्होंने भारतीय संविधान में प्रस्तावना को उसकी जन्म कुंडली कहा है। वास्तव में प्रस्तावना ही वह जन्म कुंडली है जिसके माध्यम से पूर्ण भारतीय संविधान की व्यवस्था को व्यक्त किया गया है। और भारतीय संविधान में क्या दिया गया है इसको जानना है तो अगर हम प्रस्तावना को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इसका क्या मोटो था, इसका क्या उद्देश्य। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रस्तावना में अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। और 1973 में जब कहा गया था कि केशवानंद भारतीवाद में कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, भारतीय संविधान कि मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद 1976 में यह संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन, और उसके तहत ये शब्द जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी मूल संविधान में यह शब्द नहीं थे। यह भी आपके पेपर में प्रश्न आता है। दोस्तों,
हमने प्रस्तावना के विषय में जो आपसे बात किया कि भारत की प्रस्तावना जो संविधान में दी गई है वह पूर्ण संविधान को व्यक्त करती है, और अगर आप आगे जब संविधान के चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि इन सब भावनाओं को व्यक्त करते हुए पूर्ण संविधान तैयार किया गया है। और उद्देशिका या प्रस्तावना जो शब्द है यह किसी भी, जैसे कोई भी किताब होती है उसके शुरुआत में यह लिखा होता है कि इन किताबों में क्या, इस किताब के अंदर क्या है, तो वही चीज़ यह प्रस्तावना है कि जो प्रस्तावना हमारे विषय सूची के बाद व्यक्त किया गया है कि प्रस्तावना में जो ये चीज़ें दी गई हैं वही यह भारतीय संविधान में दिया गया है, और यही हमारे संविधान वेत्ताओं का उद्देश्य था। दोस्तों, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न थे उनके विषय में भी मैंने आपसे चर्चा किया कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और इसके अलावा भारतीय संविधान का भाग नहीं है। मैं पूर्णतः रिवीजन करा दूं आपको दोबारा कि संविधान में प्रस्तावना उसका संविधान का भाग नहीं है। यह बात चंपकई दोयराजन और बेरुबारीवाद में कहा गया, लेकिन केशवानंद भारती और एस.आर. मुंबईवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं आपको पुनः कमेंट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा अगर कोई चीज़ आपको कन्फ्यूजन में होगी। और इसके अलावा भारतीय संविधान में जो शब्द दिए गए हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निष्पेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना के इन बिंदुओं को हमने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिएगा, जिससे और लोगों को इसकी जानकारी मिले और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद मिले। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम आपको एक नए वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर लेकर आएंगे। हमारे चैनल पर वनडे एग्ज़ाम से लेकर सिविल एग्ज़ाम तक की तैयारी के वीडियो उपलब्ध हैं, और जल्द ही हम एक नए वीडियो को लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।